हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर नीलम, मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। वीडियोस के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बीमारी के बारे में बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, बहुत ही आम भाषा में उसके बारे में समझा सकूं, ताकि हर इंसान अपनी बीमारी के बारे में जान सके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निमोनिया के बारे में। निमोनिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। निमोनिया जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। एक्यूट मतलब जो थोड़े से ही समय में डेवलप हो जाती है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। निमोनिया होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलस होते हैं, जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। वहाँ पे जब सूजन हो जाती है तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। अब निमोनिया मोस्टली अगर बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है तो इन्फेक्शियस होता है, मतलब एक से दूसरे को हो जाता है। अब सबसे पहले निमोनिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले तो एयर सैक्स के बारे में बता देती हूँ और लंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लंग्स के जो एयर सैक्स हैं, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उसमें जब सूजन हो जाती है उसको निमोनिया बोलते हैं। अब आप सोचो कि ये निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से होता है। अब हमारा जो सांस का जो ये सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से शुरू हो जाता है। उसके बाद गले में, फिर हमारे जो सांस वाली पाइप है, विंड पाइप ट्रेकिया है, उसके बाद जो ट्रेकिया है, दो ब्रांचेस होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाली जो शाखा होती है, ब्रांच राइट में चली जाती है, लेफ्ट वाली ब्रांच या शाखा जो होती है वो लेफ्ट फेफड़ों में चली जाती है। उसके बाद यही जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, उसके बाद फिर ब्रांच जैसे एक पेड़ होता है, उल्टा पेड़। उसके बाद जैसे पेड़ का मेन तना है वो ट्रेकिया होगा, विंड पाइप होगी। उसके बाद दो शाखाएं हुई, राइट और लेफ्ट। उसके बाद पता नहीं कितनी शाखाएं, शाखा से फिर शाखा, शाखा से फिर शाखा, ब्रांच 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 करते हुए मतलब 16 से 23 या 25 वाली जो है ब्रांचेस बन जाती हैं। उसके बाद जाकर ये एल्वियोलाई, छोटी छोटी गोल गोल बॉल्स होती है, राउंड बॉल्स बैलून की तरह। फिर ये जब 16 या 23 ब्रांचेस डिवाइड होती है, वहाँ पे छोटी छोटी राउंड बॉल्स होती हैं। अब ये राउंड बॉल्स जो होती है, इसका काम क्या होता है, इसमें जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, सॉरी ऑक्सीजन थी, जो ऑक्सीजन हवा में थी वो आपके ब्लड में चली जाती है, ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड की नसें होती हैं। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस जो है आपके एल्वियोलाइज में जो हवा होती है उसमें आ जाती है। उसके बाद वो उसको हम बाहर एक्सेल कर देते हैं। मतलब एल्वियोलाई फेफड़ों का वो हिस्सा है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है ब्लड में। अब देखो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो शुरू हुआ था वो नाक से हुआ था, है ना। लेकिन नाक में और मुंह में भगवान ने आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो हम कहते हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ती है, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, है ना। तो ये सिस्टम भगवान ने नाक से भी शुरू किया हुआ। नाक में सीलियास होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे ही हमारे जो हवा में बैक्टीरिया वायरस होते हैं, नाक में ही भगवान ने इम्यून सिस्टम बनाया है। ऐसे ही गले में टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है, हमारा सलाइवा है, मतलब ये सारे बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद आती है हमारी विंड पाइप है, ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, इसके अंदर भी सीलियास होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। और जो बॉडी की इम्यूनिटी को शो करते हैं वो सेल्स इसके अंदर होते हैं, सरफेक्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि ये बैक्टीरिया वायरस टॉक्सिन कोई भी आपके लंग्स के डीपर पार्ट में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको निमोनिया हुआ है तो इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो भी था वो इतना स्ट्रांग था कि सारा आपका रास्ता क्रॉस करने के बाद वो आपके एयर सैक्स तक पहुंच गया है। इसका मतलब कि आपका बैक्टीरिया, वायरस जो था वो स्ट्रांग था, लेकिन आपकी जो इम्यूनिटी थी, जो आपकी जो इम्यून सिस्टम था वो वीक था। अगर वो वीक नहीं होता तो ये बैक्टीरिया, वायरस आपके एयर सैक्स तक नहीं पहुंचता। इसलिए कहा जाता है कि निमोनिया जो ज़्यादातर होता है वो बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है अभी प्रॉपर से डिवेलप नहीं हुआ होता। या फिर ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है एज के हिसाब से, इसीलिए निमोनिया ओल्ड एज में कॉमन होता है। या फिर किसी पर्सन को, जो भी मतलब पेशेंट्स हैं, उनको ऑलरेडी पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके शरीर की इम्यूनिटी वीक हो गई है। जैसे शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, तो ऑलरेडी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, तो निमोनिया में जो बैक्टीरिया, वायरस है वो ईजिली अटैक कर देता है। और ऐसे ही अगर किसी पेशेंट्स में गलत हैबिट्स है, मान लो किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, किसी को अल्कोहल की हैबिट है,
या कोई लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है। क्योंकि जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो जो हमारे इम्यून सिस्टम है, मान लीजिए सीलिया है, इसका जो फंक्शन है, इसकी मूवमेंट है, वो इम्पेयर हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। और बार बार जो चीज़ ऑलरेडी बीमार है, जो ऑलरेडी इरिटेट है, उसको इरिटेट करना बहुत आसान होता है। मतलब जैसे मान लीजिए लंग्स की ऑलरेडी फेफड़ों की कोई पहले से ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पहले ही फेफड़े कमज़ोर थे, जिसकी वजह से फिर इजीली जो है निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। या कोई ऐसे एरियाज में काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, केमिकल्स है, मतलब ऐसे माहौल में रहता है, तो ऐसे में पहले से ही लंग्स वीक हो जाते हैं, तो फिर निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है निमोनिया उन्हीं को होता है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि वो इतने फर्स्ट जो नाक का था रास्ता, फिर गले का रास्ता था, फिर विंड वाइप पाइप का रास्ता था, फिर ब्रोंकाई थे, ब्रोंक्योल से, इन सबको क्रॉस करने के बाद आपके टिपर पार्ट तक बैक्टीरिया वायरस पहुंचा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। ठीक है ना। मतलब लंग्स में जो एयर सैक्स है वो छोटी छोटी राउंड बॉल्स होते हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। इन्फ्लामेशन जो होता है वो एक मेडिकल टर्म है। इन्फ्लामेशन को हम आम भाषा में ही स्वेलिंग या सूजन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी नुकसानदायक, कोई हार्मफुल, चाहे वो केमिकल हो, चाहे टॉक्सिन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, इरिटेंट हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जैसे उसने एंट्री की, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में एंटर हुआ, तो ये इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो काम करना साथ के साथ शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, सेल्स जो है वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ताकि उस केमिकल, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो बाकी बॉडी में स्प्रेड ना हो सके, वहीं पर जो है वो रुक जाए। तो उसके आसपास जो है हमारे जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स है, वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे ही सेल्स को पता चला कि हाँ जो बैक्टीरिया वायरस है वो स्ट्रांग है, तो वो और सेल्स को बुलाएंगे। तो सेल्स हमारे जो होते हैं ब्लड में होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या होगा, ब्लड जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड है जहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस हार्मफुल केमिकल एंटर किए, तो हमारा ब्लड जो है उस तरफ जो है ज़्यादा हो जाता है, ताकि हमारी बॉडी की ये प्रोटेक्टिव फिनोमिना है कि हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया वायरस से हमारे शरीर को बचाने के लिए ब्लड का जो प्रवाह है उस तरफ को इंक्रीज कर देती है, ताकि फटाफट से सेल्स वहाँ पे जाएं और वो उस बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकें। इसीलिए जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो वो पार्ट जो है रेड हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो उतने उतने एरिया में हीट भी ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी जो ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड अगर ज़्यादा सर्कुलेट होगा ज़्यादा हीट हो जाएगी वहाँ पर। इसीलिए जब भी इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, क्योंकि जब सेल ने, हमारी बॉडी के सेल ने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया, तो बैक्टीरिया भी तो कोशिश करेगा ना अपने आप को मल्टीप्लाई करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, तो वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, हमारी बॉडी भी केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो है पेन सेंसेशन होती है। अब जहाँ पे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये इन्फेक्शन हुआ है, नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे थोड़ा फंक्शन पे भी, काम पर भी असर आएगा, वो सेल्स और टिश्यूज के काम पे रिजल्ट आएगा। तो स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, ये सब जो है, हीट है, ये सारे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। और अब इसकी वजह से क्या होगा, वो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जो सेल्स डेड हुए, हमारी बॉडी के सेल्स भी डेड हुए, उसको भी तो हमारी बॉडी ही के सेल्स ही रिमूव करेंगे, तो वो और सेल्स को बुलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, उस सिस्टम में कंजेशन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब फाइटिंग हो रही है, वहाँ पे फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारी बॉडी के सेल्स और बैक्टीरिया, वायरस, जो हार्मफुल केमिकल्स, उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो, तो जब फाइटिंग हो रही होती है ना, फटाफट से वो और सेल बुलाते हैं, फिर वो बैक्टीरिया अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर बॉडी के सेल्स और इकट्ठे होकर वो एरिया जो है, अब जैसे हमारे हाथ में मान लीजिए ऊपर चोट लगती है, चोट लगती तो आपने देखा है बाद में उसके बाद वाइट या येलो कलर का वो लिक्विड सा निकलता है, बाद में आपने देखा वो चोट जब हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उसके बाद से एक लिक्विड जो है चोट में निकलता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा। तो यही प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है, नेचुरल सी बात है कि बैक्टीरिया ने एंटर किया तो डिस्ट्रॉय तो करेगा, वो ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, सेल्स को, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसी तरह का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उस एरिया में भी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ये छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं, जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, नॉर्मली वो बैलून की तरह खुले होते हैं, उसमें हवा होती है ना, हवा होती है। तो अब क्या होगा, अब उसमें लिक्विड भर जाएगा,
क्योंकि जब ये इन्फ्लामेशन हुई, बॉडी का रिस्पॉन्स जो भी हुआ, इसकी वजह से उसमें हवा की जगह अब पहले फ्लूइड भर जाएगा, ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, अब आपकी बॉडी की वीक इम्यूनिटी वीक कितनी वीक है, तो धीरे धीरे उसमें पानी भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा और फिर वो पस बन जाएगा। पस जो भर जाएगी, ब्लड भर जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना सीवियर आपका जो है इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह कितनी इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में है। अब इसी की वजह से जब लिक्विड भर जाता है एयर सैक्स में, मतलब ये एल्वियोलस में छोटी छोटी बॉल्स में, हवा की जगह कम हो जाएगी। जब हवा ही नहीं है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो फिर ऑक्सीजन मतलब कि ब्लड में कैसे जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी जो है डिस्ट्रॉय हैं, उनको भी जो है अफेक्ट हुए हैं वो भी। अब क्या होगा, अगर स्टार्टिंग है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही प्रोसेस कि एक एल्वियोलाई डैम में दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि इतनी सारी एयर सैक्स होती हैं, जितना जितना इन्फेक्शन इंक्रीज होता रहेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हुई, बैक्टीरिया वायरस स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो और ज़्यादा जो सूजन करता रहेगा। पहले 2 एयर सैक्स, फिर 4, फिर 10, फिर 15, 20। तो इसमें क्या होगा कि फिर धीरे धीरे करके जो है, जब एयर सैक्स में ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो हवा में से और जो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब क्या है कि बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब अब इसकी वजह से आपको फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, ऑक्सीजन थोड़ा कम होगा, फिर उसकी वजह से जो लक्षण है आपको आने शुरू हो जाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि किस तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसकी वजह से निमोनिया हुआ है। अब इसमें निमोनिया कॉमनली किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, बहुत रेयर केसेस में फंगस की वजह से भी हो जाता है। इसके अलावा एस्पिरेशनल निमोनिया भी होता है। एस्पिरेशन में जैसे गलती से हम कोई ड्रिंक है, कोई खाना खा रहे हैं, कोई से कभी वॉमिटिंग आई गलती से, वो जो है खाने वाली पाइप की जगह आपके सांस वाली पाइप में चला जाता है। तो जैसे ही सांस वाली पाइप से वो एंटर करेगा फेफड़ों के अंदर, तो वहाँ स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस की वजह से अगर निमोनिया होता है तो वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब एक से दूसरे को हो जाता है बहुत ईजिली। किसी को निमोनिया है, वो खांसता है, छींकता है, तो नेचुरल सी बात है कि उस सलाइवा और ड्रॉपलेट्स गिरेंगे। अगर उसके संपर्क में कोई भी आता है तो फिर उसको निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। अब निमोनिया सीवियर है, मतलब कम माइल्ड है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। अगर तो निमोनिया हमें कम्युनिटी से हुआ, मतलब बाहर, जैसे जिस माहौल में हम रहते हैं, मान लो कोई भीड़ वाला एरिया है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, स्मोक है, डस्ट है, कोई क्राउडेड एरिया भीड़ वाले एरिया में है जैसे, तो अगर वहाँ से निमोनिया हुआ है तो वो कम सीवियर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उन्हें हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल गए या तो किसी और को एडमिट करवाया उसके लिए गए, या फिर जैसे हम डायलिसिस सेंटर्स होते हैं या जो काम ही हॉस्पिटल्स में करते हैं, हेल्थ एरियाज में करते हैं, जैसे वेंटिलेटर्स पे कई बार पेशेंट्स रहते हैं, कई बार कोई ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं, मतलब अगर आपने हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल से आपको निमोनिया हुआ, जब आप हॉस्पिटल में गए 48 घंटे में आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो वो वाला निमोनिया जो है वो थोड़ा सीवियर होता है। उसका कारण ये होता है कि वहाँ के जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स को लेके। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक ही चीज़ अगर डेली लेते हैं तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा पॉइजन भी डेली लेते रहते हैं तो एक लेवल ऐसा हो जाता है कि वो पॉइजन हमारी बॉडी में, मतलब कोई भी उसका नुकसान नहीं होता है ना, बोला जाता है ना इससे। तो ऐसे ही जब बैक्टीरिया होते हैं हॉस्पिटल्स में, डेली ऐसे माहौल में रहते हैं, वो एंटीबायोटिक्स मतलब उसके ऊपर काम नहीं करते। तो ऐसे भी केसेस पे जो हॉस्पिटल्स में अगर आपको निमोनिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है, थोड़ा सीवियर होता है। और एस्पिरेशनल निमोनिया में कैसे होता है, मान लीजिए कि कभी हमने कोई नाक की सर्जरी करवाई, कोई मुंह की सर्जरी करवाई, उसमें एनेस्थीसिया देते हैं बेहोश के लिए, जैसे हम कहते हैं इंजेक्शन देते हैं, या थोड़ा सुन करने के लिए हमें कोई पर मेडिसिन दी जाती हैं, कोई गले का ऑपरेशन करवाया या वेंटिलेटर्स में थे। ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार जो भी हम खाना खाते हैं, कोई ड्रिंक लेते हैं, ये कई बार पेशेंट को जैसे खाने वाली ट्यूब जो लगाते हैं कि नाक से जो डालते हैं जिससे कि खाना या जूसेस पेशेंट्स को दिया जाता है, जैसे कोई पेशेंट खा नहीं पा रहा मुंह से, तो नाक में पाइप लगाते हैं जिसके थ्रू खाना जो पेशेंट को दिया जाता है, लिक्विड जो देते हैं। कई बार ऐसे केसेस में भी होता है कि जो ड्रिंक है या जो खाना है, या क्योंकि एनेस्थीसिया दे रखा है तो फीलिंग नहीं है, तो गलती से जो है वो आपका धीरे धीरे करके फेफड़ों में जा रहा है, तो इसकी वजह से भी कई बार एयर सैक्स में
इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? अगर आपको निमोनिया हो गया है, कैसे पता चलेगा निमोनिया? सबसे पहला जो मेन कॉमन सिम्टम है खांसी, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कफ के रिफ्लेक्सेस हमारे ट्रेक के और पूरे होल जो है लंग्स में भी होते हैं, कफ के रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो जैसे ही कोई इरिटेंट करता है तो हमें कफ खांसी जो है आने लगती है शुरू में, क्योंकि अर्ली स्टेज होगी शुरू में, क्योंकि फ्लूइड एकदम से तो नहीं बनेगा, उसको 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं। शुरू में जो है खांसी सूखी होती है, ड्राई रहती है, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन इंक्रीज होता रहेगा, फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा तो बलगम वाली खांसी आ जाएगी। इन्फेक्शन और अगर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो फिर उसमें पस आना शुरू हो जाती है, कई बार ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कितना सीवियर आपका इन्फेक्शन है। अब खांसी होगी तो नेचुरल सी बात है कि खांसते समय आपको अब सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस जो है पेशेंट जो है जोर के लेता है, खींच खींच के लेता है। चेस्ट में पेन होगी, जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है, जहाँ इन्फ्लामेशन है उस एरिया में चेस्ट में पेन होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे चेस्ट है, हमारा फेफड़े हैं, उसमें अगर ऊपर के हिस्से में इन्फेक्शन हुआ तो दर्द जो है कंधे में फीलिंग होती है। और अगर जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उसके अगर नीचे वाले हिस्से में इन्फेक्शन हुआ है तो पेट में थोड़ा सा उसका दर्द जो है फीलिंग आती है कि पेट दर्द जो है पेट में हो रहा है, निचले हिस्से में, छाती के नीचे वाला एरिया होता है। अब बुखार होगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इन्फ्लेमेशन होती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से फीवर होगा, थकावट होगी। बच्चों में ऐसा भी होगा कि नौजिया, उल्टी आने का मन करेगा, उल्टी आती है, भूख नहीं लगेगी। जो ओल्ड लोग हैं, अगर ओल्ड लोगों में अगर मतलब बूढ़े लोगों में अगर निमोनिया होता है, उनमें क्या होता है, मेंटल कन्फ्यूजन भी रहता है, मतलब मेंटली जो है वो अवेयरनेस पर भी असर आता है। बाकी धीरे धीरे करके सिम्टम्स जो हैं आपके निमोनिया कितना सीवियर है उस पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न मतलब गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, एल्वियोला में पानी भर जाएगा, उसमें पस भर जाएगी, तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा। फिर अगर ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आपके जो नेल्स हैं, हैंड्स हैं, वो थोड़े ब्लूइश हो जाएंगे, हार्ट रेट पर फर्क मतलब हार्ट रेट जो है अफेक्ट हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है अफेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर बाकी सारी बॉडी पर ही उसका जो है इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब इसको जो निमोनिया होता है वो कैसे पता चलता है? एक तो होता है एक्सरे, लेकिन एक्सरे भी ये नहीं कि आज ही हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, आज ही निमोनिया हुआ तो आज ही एकदम से एक्सरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि वो आपका 48 आवर्स के बाद ही जो है एक्सरे में आना स्टार्ट होता है कि हाँ जी आपको निमोनिया है। अब इसमें क्या है कि एक तो एक्सरे हो गया, एक हो जाता है कि ब्लड टेस्ट हम करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है सीबीसी है, एलएफटी है, सीआरपी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। बाकी अगर जो पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे पता चल जाता है कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, इससे भी पता चल जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि निमोनिया आपको किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से है, क्योंकि कुछ वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो माइल्ड होते हैं, किसी के सीवियर होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। लेकिन हमारी हवा में पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया है, कितने सारे वायरस है, पुराने बैक्टीरिया वायरस है, खोज करते रहते हैं, फिर कोई नया आ जाता है, फिर कोई नया आ जाता है। मतलब वैसे तो जैसे टेस्ट करते हैं हम, कल्चर है, स्पूटम कल्चर करते हैं, या फिर किसी में क्या हो जाता है, कई बार ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो जाता है तो चेस्ट के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, तो कई बार वो उसको लेकर भी जो है टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से जो है निमोनिया है। लेकिन एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है, ये नहीं कह सकते कि हाँ किससे है, पर कुछ जो है बैक्टीरिया वायरस के बारे में पता कर सकते हैं, सबके बारे में नहीं। आप सोचो कि आप हवा में सांस लेते हो, इसमें कितने बैक्टीरिया, करोड़ों हैं, करोड़ों, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। अगर कल्चर भी करेंगे वो कितने बैक्टीरिया का कर लेंगे, कितने वायरस का कल्चर करेंगे, कितने बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे, 100 का कर लेंगे, 150 का, 200 का, 500 का। कोई पुराने खत्म हो जाते हैं, फिर और नए आ जाते हैं, फिर पुराने खत्म होते हैं, फिर नए आ जाते हैं, टेस्ट से क्या हो जाएगा? जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है उसी को निमोनिया हो रहा है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी ही स्ट्रांग होगी, है ना, अगर आपका डाइट ठीक रहेगा, आपका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा, आपकी सोच ठीक रहेगी, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और दुनिया में सबको एक से इन्फेक्शन थोड़ी ना होते हैं, खाता वही, सेम बॉडी सबकी होती है, सेम डाइट सब लोग लेते हैं, सेम रहन सहन, पर बीमारी फिर भी किसी को भी सेम तो नहीं होती ना, सबको अलग अलग होती है ना। तो इससे ये डिपेंड करता है, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, डाइट ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ निमोनिया ही नहीं, कोई भी नहीं होगी। तो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, टेस्ट में तो अगर जितना भी आपको प्रॉब्लम है इंक्रीज होती रहती है, डॉक्टर बोलता रहेगा एक्सरे करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, एमआरआई करवा लो, टेस्टों की कमी थोड़ी, ब्रोंकोस्कोपी करवा लो,
टेस्ट तो बहुत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट में प्रॉब्लम आ ही जाए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जितने मर्जी टेस्ट करवा लें टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको निमोनिया के बारे में थोड़ा बताने की। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है हर बीमारी को एक आम भाषा में समझाने की, मतलब साइंटिफिक या मेडिकल लैंग्वेज में नहीं। क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में क्या, ब्लॉकेज हो गई मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ब्लॉकेज हार्ट में हो गई, ठीक है जी, ब्लॉकेज किडनी में भी हो सकती है, ब्लॉकेज लेग्स में भी हो सकती है, ब्लॉकेज सिर में भी हो सकती है, ब्लॉकेज पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन सिर में ब्लॉकेज है तो कुछ और नाम दे दिया साइंस ने, हार्ट में ब्लॉकेज है कुछ और नाम दे दिया, किडनी में ब्लॉकेज है कुछ और नाम दे दिया। लेकिन रीज़न तो सब में सेम ही है। सब में डॉक्टर आपको वही खून पतला करने की टैबलेट ही देंगे, कोलेस्ट्रॉल कम कर लो, मतलब जो बेसिक जो है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई है वो सेम ही रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। बेसिक जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ नाम अलग अलग दे दिया जाएगा कि हाँ तो इसका अलग नाम हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज है तो अलग नाम दे दिया, है ना। पर रीज़न तो सेम ही रहेगा और उसका कारण भी सेम ही रहेगा, और उसको ठीक करने के जो रीजंस सिम्टम्स है वो भी ठीक रहेंगे, प्रिवेंशन जो हमें करना वो भी सेम ही करना है। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग ऑर्गन्स पे अगर ब्लॉकेज आएंगे तो जो असर है, जो लक्षण है, वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, बट बेसिक जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है, ब्लॉकेज को ठीक करने का पैटर्न है, वो सेम रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।